नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की आस टूटता विश्वास। एक तरफ सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखाती है। स्कूल चलो अभियान से लेकर स्मार्ट क्लास और बुनियादी सुविधाओं तक बच्चों को बेहतर भविष्य देने के तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन आजादी के 79 साल पूरे होने के बाद भी देश के कई हिस्सों से सामने आती तस्वीरें इन दावों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। कहीं स्कूल जाने का रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कहीं बच्चे जो है वो घुटनों तक पानी में खड़े होकर ध्वजारोहण करने को मजबूर हैं, और कहीं स्कूल की इमारत देखकर यह समझना मुश्किल है कि यह स्कूल है या कोई जर्जर झोपड़ी। अब सवाल सिर्फ इमारत का नहीं है, सवाल उन बच्चों के भविष्य का है जिनसे देश को कल की उम्मीद है। आखिर ऐसी परिस्थितियों में बच्चे कैसे नियमित स्कूल जाएंगे, पहुंचेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तमाम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब आज की चर्चा में हम तलाशने का प्रयास करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आजादी के 80वें साल के जश्न के बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच से आई ये तस्वीर व्यवस्था को आईना दिखाती है। ये धर्मपुर रेतिया प्राथमिक विद्यालय है, जहां घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद स्कूल परिसर पानी में डूब गया। लेकिन मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों और शिक्षकों ने स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जारी रखा। घुटनों तक पानी, पैरों के नीचे कीचड़ और हाथों में तिरंगा। मासूमों का देश प्रेम जरूर दिखाई दिया। लेकिन इसी तस्वीर ने स्कूल की बुनियादी व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए। बाढ़ और जलभराव कई इलाकों की वास्तविक समस्या हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात में बच्चों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी? क्या स्कूल परिसर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या समारोह किसी सुरक्षित और सूखे स्थान पर नहीं कराया जा सकता था? और अगर जलभराव लंबे समय से था तो शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पहले से क्या तैयारी की? मुद्दा सिर्फ 15 अगस्त के कार्यक्रम का नहीं है। अगर स्कूल परिसर लंबे समय तक जलमग्न रहता है तो बच्चों की नियमित पढ़ाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों प्रभावित होते हैं। अब तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की। पंचली गांव का रेलवे अंडरपास बारिश के बाद पानी से भर जाता है और इसी रास्ते से होकर कई स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ता है। स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी छात्राओं ने खुद वीडियो बनाकर जिला अधिकारी से समस्या के स्थायी समाधान की गुहार लगाई। जूते हाथों में, पैरों के नीचे कीचड़ और सामने घुटनों तक पानी। छात्राओं का कहना है कि कई बार पानी इतना बढ़ जाता है कि अंडरपास में सांप तक दिखाई देते हैं, और जब पानी ज्यादा होता है तो बच्चों को स्कूल पहुंचने के बजाय वापस घर लौटना पड़ता है। यानी एक तरफ बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश, दूसरी तरफ स्कूल तक पहुंचने का रास्ता ही उनकी पढ़ाई रोक देता है। आदरणीय डीएम साहब नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है। स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। डीएम साहब, आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान करें, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके। और अब मध्य प्रदेश के मंडला की तस्वीर देखिए। पहली नजर में आपको ये किसी जर्जर झोपड़ी या खंडहर जैसी इमारत लग सकती है, लेकिन ये कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का सरकारी स्कूल है। जिस जगह बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, वहाँ सवाल इमारत की हालत पर खड़ा है। जहाँ बच्चों के सपनों को मजबूत नींव मिलनी चाहिए, वहाँ स्कूल की दीवारें ही अपनी मजबूरी बयां कर रही हैं। आजादी के 79 साल बाद देश ने विज्ञान से लेकर तकनीकी तक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए स्कूल तक पहुंचने का रास्ता पानी में डूबा हो, अगर स्कूल परिसर खुद जलभराव से जूझ रहा हो और अगर स्कूल की इमारत ही सुरक्षित ना हो, तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, सवाल यह है कि देश के हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और बुनियादी सुविधाओं वाला स्कूल कब मिलेगा। देश का भविष्य किताबों में लिखा जाता है, लेकिन उन किताबों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता और पढ़ने के लिए सुरक्षित स्कूल भी जरूरी है। बच्चों ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर तिरंगा जरूर थाम लिया, लेकिन अब जरूरत है कि व्यवस्था भी उनकी उंगली थामे।
क्योंकि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराने में नहीं, देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित स्कूल और सम्मानजनक माहौल देने में भी है। आजादी के 79 साल बाद सवाल यही है कि क्या हर बच्चे को ऐसा स्कूल दे पाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, ये आजादी के 79 साल बाद की तस्वीरें हैं। हम 79 साल पहले आजाद हुए थे और कल 80वां यानी 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस कल हमने मनाया है। और कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो इन तमाम सालों का जिक्र कर रहे थे। 79 साल की इस यात्रा में हम शिक्षा, आर्थिक विकास और तमाम ऐसे विषयों में कितना आगे बढ़े हैं, कितनी प्रगति की है और कहां कहां खामियां रह गई हैं, जिस पर सवाल आज भी हैं। हम विकसित राष्ट्रों की जब बात करते हैं और 2047 जब हमने विजन रखा हुआ है कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तब विकसित राष्ट्र होने की कई मतलब सामने आते हैं कि विकसित राष्ट्र वो होगा जहां शिक्षा को बुनियादी सुविधाएं होंगी, शिक्षा की, आर्थिक विकास जो है हमारा बेहतर होगा और तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो पूर्ण रूप से हमको हमारी देश की जनता को मिलेंगी, तब कहीं जाकर हम विकसित होंगे। और ये तस्वीर, ये रोड मैप कैसा होगा, क्या इन्हीं तस्वीरों को अगर हम आगे रखेंगे, इन्हीं तस्वीरों से होकर 2047 का रोड मैप आगे बढ़ेगा? ये तमाम सवाल है। हालांकि हमने इन 79 सालों में बहुत लंबी यात्रा तय की है, तमाम युद्ध देखे हैं, तमाम विपरीत स्थितियों का सामना किया है और हमने कई मील के पत्थर भी स्थापित किए हैं जिसकी गवाह दुनिया है। लेकिन जब हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं और आजादी का 80वां वर्ष जब हम मनाते हैं, तब ऐसी तस्वीरें निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। और आज यही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, उन जिम्मेदारों को भी दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखिए और कहां खामियां रह गई हैं, उन खामियों को आप दूर करिए। और आज की चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं और तारुफ करा देते हैं, हम उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साजिद जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा नेता हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण सिंह जी प्राचार्य हैं और शिक्षक प्रतिनिधि हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट भी आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए, फिलहाल नाहिद जी अभी हमारे चर्चा में नहीं जुड़े हुए हैं, थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे, लेकिन आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले हम विवेक श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, कल 80वां वर्ष जो है आजादी का हमने मनाया, यानी कि कंप्लीट अगर 79 वर्ष हो चुके हैं आजादी से अब तक। जब इस देश ने यात्रा शुरू की आजादी के बाद की, वो समय जो था वो बहुत ही कठिन समय था। भुखमरी थी देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण बिल्कुल शून्य था, लेकिन हमारे किसानों ने उन्नति की, हमारे किसानों ने मेहनत की और देश को पहले भुखमरी से निकाला। और आज जो है हमारी किसानों की मेहनत का नतीजा ही है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लोगों का हम पेट भी भरते हैं। तमाम ऐसे क्षेत्रों में हमने विकास किया है, हम मंगल तक सफर कर चुके हैं, वैज्ञानिक भी हमने बहुत प्रगति की है, अर्थव्यवस्था में भी हम कहां से कहां पहुंचे हैं इसकी साक्षी दुनिया है। और इसी शिक्षा तंत्र के भरोसे हम पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और से कोई अलग शिक्षा तंत्र के माध्यम से पहुंचे। लेकिन अभी भी विवेक जी, अभी भी बहुत सारी खामियां हैं और उन खामियों को हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कह रही हैं कि अभी बहुत यात्रा बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और कहीं ना कहीं आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करने हम बैठे हैं, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो अब खामियां रह गई हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, ये इन तस्वीरों को कैसे रोका जाए और जो बदहाली है इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका वक्त है। और आज मेरठ से, मध्य प्रदेश के मंडला से, उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो तस्वीरें आई हैं, ये निश्चित रूप से बेहतर तस्वीरें तो हम नहीं कह सकते हैं। मेरठ से जो तस्वीरें आई हैं, बच्चे जो है वो पानी के रास्ते से, उनको स्कूल तक अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा है। बच्चियां जो है डीएम से गुहार लगा रही हैं कि साहब कम से कम रास्ता मुहैया कराइए, हम लोगों का सपना है, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन व्यवधान इतने हैं कि हम स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घुटनों से ज्यादा पानी में बच्चे तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं
और अब इस अगर यही हालत स्कूल की है तो बच्चों की नियमित पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? और मंडला से जो तस्वीरें आई हैं विवेक जी, वो तस्वीरें तो निश्चित रूप से हैरान करने वाली हैं। 1 से 5 तक का विद्यालय चल रहा है और वो विद्यालय कम झोपड़ी ज्यादा लग रहा है। अगर हम शिक्षा पर इतना बजट खर्च कर रहे हैं तो वो बजट जा कहां रहा है अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? विवेक जी, मेरा सवाल आपसे, क्या मेरी आवाज सभी पैनलिस्ट को मिल रही है? मेरी आवाज सभी पैनलिस्ट को मिल रही है? त्रिपाठी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। विवेक जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो जवाब दे दीजिए। जी, मानस जी। नहीं, ब्रजभूषण सिंह जी हम आ रहे हैं आपके पास। मेरा सवाल विवेक जी से है। और ठीक है विवेक जी, मुझे लग रहा है फोन कर रहे हैं किसी को, वो फोन कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास आएंगे। ब्रजभूषण सिंह जी, हम आपके पास ही आते हैं। अभी हम विवेक जी को नहीं लेंगे। ब्रजभूषण सिंह जी, जब आजादी का 80वां वर्ष हम मना रहे हैं और ऐसी तस्वीरें अगर आज भी हमारे सामने आ रही हैं तो ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? कितनी हमने प्रगति की है? बुनियादी व्यवस्थाएं हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी विकसित की है? और आज भी अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो उसका गुनहगार कौन है? जी मानव जी, आपको और समस्त पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार जी। सच बात तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय मानक है कि कोई भी देश जितना उत्पादन करे उस जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। विवेक जी को स्क्रीन से हटा दीजिए। हिंदुस्तान में जी, लेकिन हिंदुस्तान में ये 6% खर्च नहीं हो रहा है, 2 से 2.5% के लगभग खर्च हो रहा है। तो पहले ही हम अंतरराष्ट्रीय मानक से आधा पीछे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार में भी हम अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के जो मानक हैं या जो उसकी देशों की जो लिस्ट जारी होती है उसमें भी हम 150-152 नंबर पर हैं। जी। तो यानी कि जो 2.5% जीडीपी का खर्च होता है, फिर उसमें कितना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता होगा, तो कुल मिलाकर के एक मोटे मोटे आंकड़े से ये लगता है कि 1 से 1.5% जीडीपी ही खर्च हो पाता है शिक्षा में। और 1 से 1.5% जब जीडीपी खर्च हो पाता है तो ऐसी बुनियादी आवश्यकताएं, ऐसी बुनियादी जरूरतें सदैव अधूरी बनी रहती हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि 21वीं शताब्दी में भी जिस समय हिंदुस्तान एक विजनरी कंट्री होना चाहिए था और एक विजन के साथ आगे जाना चाहिए था, और वो भी सरकारी संस्थानों में जहां पर जनपद से लेकर गांवों तक शिक्षा के लिए इतने अफसरान को फैला दिया गया है, यद्यपि टीचरों की कमी है, गांव की शिक्षा समितियां हैं, प्रधान है, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है जी। किसी भी तरह अगर यहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती बहराइच में तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि बनती? इतने छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, जो आपने कहा कि एक सुखद तस्वीर है, ये सुखद तस्वीर है कि उनके हाथ में झंडा है, उनके हाथ में तिरंगा है। ये तो हिंदुस्तान के लिए सुखद तस्वीर है, हो भी सकती है जी। क्योंकि वैसे भी मानव जी, अगर बड़े कठोर शब्दों में कहा जाए तो ये देश सुरक्षित ही है उन लोगों के हाथों में जो देश में अपना उचित हिस्सा नहीं पा रहे हैं। उन्हीं लोगों के हाथों में, उनके अंदर देशभक्ति भी है, देश के प्रति जज्बा भी है, देश के प्रति जिम्मेदारी भी है, और वो लोग 15 अगस्त से लेकर के जो भी देश के राष्ट्रीय पर्व है उनको बखूबी मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी अभी पता चला कि हमारे देश का सदन ही नहीं चला 23 दिन तक। और जिस देश का 23 दिन तक सदन नहीं चला होगा तो जरा हम उसको इकोनॉमी की दृष्टि से देखें कि हमने कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए इस पर फूंक दिए, लेकिन सदन नहीं चला एक भी मिनट जी। अगर हम इसको सामाजिक तौर पर देखें तो सामाजिक तौर पर कितने कानून ऐसे हुए जिनकी चर्चा ही नहीं हो पाई सदन में और वो पारित हो गए जी। अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये भारत की जो छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गई, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 23 दिन तक सदन नहीं चलता है जी। मैं दोष नहीं देता हूं सत्ता पक्ष का, मैं दोष नहीं देता हूं विपक्ष का, मैं दोष देता हूं
कि हिंदुस्तान की वर्तमान समय में मानसिकता कैसी हो गई है, यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व कैसा हो गया है कि जो अपनी जिम्मेदारी से इतनी दूर भाग रहा है कि हम सदन में बहस नहीं कर सकते, बाहर हम मिलकर नहीं कर सकते, और उसके बाद शिक्षा जैसी जो बुनियादी अधिकार है, तो मात्र केवल संविधान में बुनियादी अधिकार दे देने से शिक्षा का अधिकार नहीं मिला करता है। मात्र संशोधनों से शिक्षा नहीं आया करती है जी। शिक्षा का अधिकार तो वो है कि, और प्रत्येक गांव में स्कूल खोल देने से भी शिक्षा का अधिकार नहीं जाता है। शिक्षा का अधिकार तब जाता है जब कोई भी इस देश का बच्चा अशिक्षित न रह जाए। उसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय मानक है कि प्राथमिक स्कूल उस पूरे गांव का सबसे ज्यादा माइलस्टोन होना चाहिए, उस गांव का सबसे बड़ा मंदिर होना चाहिए, सबसे पवित्र जगह होनी चाहिए और सबसे चमकदार जगह होनी चाहिए जहां पर जन सहभागिता हो और शासन और प्रशासन के लोगों का आना जाना हो, जहां पर प्रॉपर 1 से 5 तक के अध्यापक हो, हर एक क्लास में अध्यापक हो, हर एक क्लास अलग हो। और जो वर्तमान समय में शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं आईटी सेल के माध्यम से, तो मात्र काका गागा से भी काम नहीं चल सकता है जी। अब जो शिक्षा का स्वरूप जो बदल रहा है वो मॉडर्न एजुकेशन भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सही ढंग से खड़े हो पाए हैं। और जब तक मानव सूचकांक और मानव रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेस को हम मजबूत नहीं करेंगे, तो हम चाहे 1960-70 में भी गरीबी हटाओ का नारा गाते रहे, लेकिन आज भी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे सरकारी आंकड़ों पर राशन ले रहे हैं। हमने तमाम स्कूलों में 2002 में हमने कहा भारत विकसित हो जाएगा, हमने 2020 में कहा भारत विकसित हो जाएगा, हमने फिर एक नई लाइन खींच दी 2047 की। ठीक है, तो ब्रजभूषण जी, तरीके से हमारी गति रही और इस गति से अगर हम बढ़ते रहे तो 2047 क्या है, 2147 भी हो जाएगा, लेकिन हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और ये केवल ठीक है ब्रजभूषण सिंह, पढ़ाया जाएगा कि भारत एक विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री है जी, और इसको कैसे डेवलप्ड होना है ये बड़ा कठिन सवाल है। यहाँ पर जब तक विजनरी लीडरशिप नहीं होगी और जन सहभागिता को लेकर के बीच का एक सही रास्ता नहीं निकाला जाएगा, तब तक हम इससे कोसों दूर होंगे, जब तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से मात्र चेहरा। ठीक है ब्रजभूषण सिंह जी, हम फिर से आएंगे आपके पास, अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। त्रिपाठी जी का हम रुख कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, कल हमने आजादी का 80वां वर्ष जो आज नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है आपका, आवाज मिल पा रही है त्रिपाठी जी? आज नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, मैं अपने हो सकता है नेटवर्क की समस्या है, वैसे मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा अगर कुछ तकनीकी व्यवधान है तो उसको देख लेंगे। लेकिन मेरा सवाल त्रिपाठी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आजादी का 80वां वर्ष कल हमने मनाया है। शिक्षा की हम बात करें, जो मुख्य विषय आज हम लेकर बैठे हैं, कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो 79 सालों की यात्रा पर हमने चर्चा की, देश के तमाम विद्वानों को हमने चर्चा में जोड़ा और सबसे अहम सवाल जब शिक्षा का था, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी व्यवस्थाएं जो है देश में होंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन शिक्षा की जो आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बहराइच में, ये तस्वीर तो अच्छी है कि स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे पानी में भी जाकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तिरंगा थाम रहे हैं, लेकिन उसके अगर दूसरे पहलू को देखें तो आखिर इन स्थितियों, आजादी के 80वें वर्ष में भी अगर ये स्थितियां हैं कि स्कूल जो है जलमग्न है, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, और इस स्थिति में जाकर अगर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है, उनकी नियमित पढ़ाई खराब हो रही है, तो फिर ये तस्वीरें अच्छी कैसे कही जा सकती हैं? मेरठ में बच्चियां स्कूल इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको तमाम दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि रास्ता उनको ठीक नहीं मिल पा रहा, अंडरपास से होकर उनको गुजरना पड़ता है और वहां इतना पानी भर जाता है और उसके इंतजाम ठीक करने के इंतजाम, जल भराव ना हो उसके इंतजाम कोई नहीं है। मंडला का जो स्कूल हम दिखा रहे हैं वहां पर वो झोपड़ी में 1 से 5 तक का स्कूल चल रहा है। अगर ऐसी तस्वीरें हैं तो फिर हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? शिक्षा की जो बुनियाद अगर ऐसी है। और दूसरी चीज, हम जब बात करते हैं दुनिया के तमाम देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें एक भी यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है अगर बड़े स्तर से शिक्षा की बात करते हैं, और बुनियाद शिक्षा की है। अगर ऐसी तस्वीरें होंगी तो फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे? और जब बुनियाद ऐसे होगी तो आगे देश कैसे बढ़ेगा? क्योंकि यही बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं, आपको, आपके चैनल को।
जनहित के मुद्दों को जिस तरह से आप लेके आते हैं और अपने नेशनल चैनल में दिखाते हैं, जी, बड़ा अफसोस साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है, जिस प्रदेश का मंत्री 11 बजे सो के उठेगा, उसका विभाग भगवान भरोसे नहीं, किसके भरोसे होगा। जी, ऐसी चर्चा है कि संदीप सिंह जी हमारे कृषि शिक्षा मंत्री 11 बजे से पहले उठते नहीं हैं। ऐसी मीडिया में चर्चा है, उनके आवास पर भी आप मिलने जाए तो बताते मंत्री सो रहे हैं। मंत्री जी बाहर हैं जी, जो शीर्ष नेतृत्व ही शिक्षा का 11 बजे सो की जगेगा, तो मैं मानता हूं ऐसी घटनाएं होना आम बात है। बेसिक एजुकेशन तो आप कहीं भी देख लीजिए, आज विद्यालय बंद होने की तमाम कारण है मानस जी। इसमें एक कारण ये भी है, न बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है, न उनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, न उनके रहन सहन व्यवस्था ठीक है। तो जो मीडियम क्लास, लोअर क्लास से मीडियम क्लास में आ गया है अभिभावक, वो सोचता है कि हमारे बच्चे कम से कम कॉन्वेंट तक पहुंच जाए। जी, हम नहीं पहुंचे कोई बात नहीं। यही कारण बेसिक विद्यालयों से लोगों का मोह भंग हो रहा है। मैं भी बेसिक विद्यालय से पढ़ के आया हूँ। हमारे एक मित्र जो एक साल जूनियर थे, एसएसपी मथुरा हैं, सुरेश जी, हम लोग साथ ही उसी बेसिक विद्यालय में पढ़ के आए हैं। माना जी उस पढ़ाई से इस पढ़ाई में हम आज कांग्रेस को कोसते जरूर हैं, लेकिन काफी अंतर मुझे दिख रहा है कि उस कालखंड में शिक्षक पढ़ाते भी थे और नैतिकता भी सिखाते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि बेसिक विद्यालयों में न कोई बच्चे भेजना चाह रहा है, और जो बहुत ही गरीब मैं मानता हूं, जिनके पास शिक्षा कोई साधन नहीं है अभिभावकों के पास, वही भेजते हैं। मिड डे मील योजना, अब आप कह रहे हैं मिड डे मील योजना, सीतापुर के वीडियो वायरल हो रहा, देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, कि मतलब कितना गंदा खाना उन बच्चों को दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, जेल भेज देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा मानस जी, इन ननिहालों के भोजन खा के कीड़े पड़ेंगे आपके शरीर में, हिसाब चुका के यही सबको जाना है। मैं आप बड़ा कष्ट में इसी से गुजर रहा हूँ ऐसी घटनाओं देख करके, जो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। ये हिसाब चुकाना आपको भी पड़ेगा। इन बच्चों के भोजनों में भी आप घोटाला कर रहे हैं। हमारे विवेक जी बैठे हुए हैं मिड डे मील योजना में, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कम से कम दर्जनों पत्र लिखे होंगे कि मिड डे मील योजना कितनी गड़बड़ चल रही है, बच्चों को आहार नहीं मिल रहा है। माना जी जो पैसा सरकार दे रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेरी पर 10% लग रहा है, 90% प्रधान, टीचर और अधिकारी खाए जा रहे हैं जी। हम लोग डिबेट करते क्या सरकार को नहीं मालूम है उन ननिहालों की थाली में क्या परसा जा रहा है? इस तरह के मीडिया वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डुबाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स कसम खा के बैठ गए हैं। हर विभागों में भ्रष्टाचार है। अभी आप राजधानी में देख लीजिए कल हाल, कई एरिया हमारे पानी डूबे हुए थे, जहां मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, नगर आयुक्त महोदय भी रहते हैं, सारे मंत्री विधायक रहते हैं। लखनऊ को ये हाल है। तो जब राजधानी में सफाई के नाम पर पैसे की लूट होगी, जनता त्रस्त होगी, तो जिलों क्या हाल है? माना जी आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, मैं भी क्षेत्र से आता हूँ। बिल्कुल दुर्भाग्य कहूँ अपने प्रदेश में सीतापुर, बहराइच, इधर के एरिया जैसे ही घाघरा बढ़ती है वैसे समस्याएं पैदा होती है, इतना कटान जमीन बर्बाद होती है, लेकिन इस पर आज तक सरकार ने कभी सोचा नहीं। यही हाल बिहार का है। कोसी नदी उपनाती है बिहार में, देखिए क्या हालात पैदा हो रहे हैं। आखिर इतना विज्ञान का युग बढ़ा दिया है आपने, तो इन नदियों से जोड़ने की जो योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया था, चतुर्भुजी योजना उसको कहते थे, मेरी समझ तो उनकी सोच बड़ी अच्छी थी। अगर नदियों जोड़ दिया गया होता, माना जितना पैसा खर्चा हो रहा है जी, करोड़ों रुपए की एक्सप्रेस बन रहे हैं, सैकड़ों करोड़ के, अगर थोड़ा सा खर्चा कर दिया गया होता तो आज विद्यालयों में इस तरह की भावना आती और जल मार्ग से हमारे ट्रांसपोर्ट को भी बड़ी आराम मिलती। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जाने के बाद वो योजना भ्रष्टाचार में चढ़ गई, खत्म हो गई। तो आज लेकिन पूरे त्रिपाठी जी उसके सपने तो दिखाए गए, लेकिन वो सपने धरातल पर उतरे नहीं। मानस जी दुर्भाग्य ये है ना कि जब सरकारें बदलती हैं तो प्रसोच की भावना में रहती हैं। कोई जिले का नाम बदल देगा, कोई योजना का नाम बदल देगा, कोई दूसरा नाम रख देगा। अरे नाम बदलिए नहीं, अगर समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कोई नियम कानून लागू किया गया या योजना बनाई गई जनहित में है तो उसको रखिए, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी भाजपा जाएगी, समाजवादी पार्टी आती है तो अपने
तुरंत महापुरुषों के नाम से या और लोगों के नाम से उस चीजों को बदल देगी। हाँ, इन केन प्रकारेण जो है त्रिपाठी जी, सरकार तक, सत्ता तक पहुंच हो जाए, और लेकिन प्रदेश का निर्माण कैसे हो, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, बुनियादी व्यवस्थाएं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनकी बेहतर कैसे हो, इस पर मुझे लग रहा है सरकारों का ध्यान होता है, लेकिन गंभीरता कम होती है, तभी ये तस्वीरें हैं, नहीं तो ऐसी तस्वीरें ना होती शायद। एक ब्रेक का वक्त है त्रिपाठी जी, हम रुकते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो अन्य मेहमानों का भी रुख करेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की आस टूटता विश्वास, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आज़ादी का कल 80वां वर्ष जो है देश ने मनाया है, और जब 79 वर्षों की यात्रा की हम बात करते हैं तो देश ने तमाम तरक्की भी की है, तमाम माइलस्टोन स्थापित किए हैं, लेकिन तमाम खामियों पर भी हम चर्चा करते हैं कि अगर नीतियों पर करते हैं चर्चा कि अगर ये सही नीतियां ली गई होती, इनके निर्णय सही लिए गए होते, तो शायद आज हम अमेरिका और चीन से आगे होते, क्योंकि जब आज़ादी मिली थी तो चाइना और अमेरिका शायद हमारे बराबर थे या हमसे पीछे थे, लेकिन वो हमसे काफ़ी आगे निकल गए, हम काफ़ी पीछे रह गए। इस पर भी विश्लेषण करने की जरूरत है, और आज जो चर्चा है ये पक्ष और विपक्ष पर एक दूसरे पर आरोप लगाने का हमारा मकसद, आप लगाएं ये मकसद नहीं है, या हम सरकार की निंदा करें ये मकसद नहीं है, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अगर आज तस्वीरें आ रही हैं, एक विद्यालय में बच्चे अगर घुटनों भर, कमर भर पानी में खड़े होकर अगर तिरंगा लेने पर मजबूर हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके जज्बे और देश प्रेम की सराहना करनी चाहिए। लेकिन वो नीचे की जो तस्वीरें दिख रही हैं, उन तस्वीरों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जल भराव किसी इलाके की समस्या, वास्तविक समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था और स्कूल में अगर ये ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। मंडला की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक झोपड़ी में 1 से 5 तक का स्कूल चल रहा है। मेरठ में बच्चियां जो है खुद जो है वीडियो बनाकर डीएम से गुहार लगा रहे हैं कि साहब हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रास्ता ठीक नहीं है, जल भराव हो जाता है, कम से कम आप नजर डालेंगे तो ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ऐसी तस्वीरें क्यों? क्या हम शिक्षा को लेकर उतने गंभीर नहीं हुए, इसलिए ऐसी तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं? और तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा की बात करें, आज दुनिया के तमाम देशों की यूनिवर्सिटियां जो हैं वो दुनिया में अपना नाम रखती हैं। हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है जो दुनिया में कोई अपना मुकाम रखती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यहीं से पढ़े छात्रों ने तमाम मुकाम भी हासिल किया है। विवेक जी, देखिए मनोज जी, आपने 2 चित्र दिखाए। एक बहराइच का कोई विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, धर्मपुर रेतिया का है जी, धर्मपुर रेतिया बहराइच का, ये घाघरा के कछार के आसपास का। कहाँ का? बहराइच के धर्मपुर रेतिया का है, ये घाघरा के आसपास का है। ये जल भराव यहाँ पर हर साल हो जाता है। आवाज आपकी कट रही मनोज जी। और दूसरा विषय आपने दिया है, कहीं अंडरपास से बच्चियां जा रही मेरठ का। 2 जगह का विषय है। देखिए, बहुत से जितने भी, जहां तक मेरी जानकारी थी, शासकीय विद्यालय जो भी प्राथमिक स्तर के हैं वो पक्के भवन में तब्दील हो चुके हैं। कैसे अभी तक ये खपरेल है, मैं इस पे चिंतित हूँ। हाँ। कि अभी तक कैसे इसका पक्का भवन नहीं बना। दूसरा, बच्चे घुटने तक पानी में खड़े हैं। ये बच्चों का जज्बा है स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, उस जज्बे को सलाम है। लेकिन अगर अगल बगल का क्षेत्र बाढ़ डूब का क्षेत्र नहीं है और ये पानी केवल कैंपस में भरा है, इस पानी को निकालने की व्यवस्था स्थानीय प्रधानाचार्य स्तर पे, प्रधान स्तर पे, या कह लीजिए बीएससी स्तर पे हो सकती थी, होनी चाहिए। हाँ, इन लोगों के पास इतना पर्याप्त बजट रहता है, प्रधानाचार्य के पास भी, प्राथमिक विद्यालयों के पास बजट की समस्या नहीं है। किचन गार्डन से लेकर के खेल कूद से लेकर के तमाम मदों में सरकार इतना बजट देती है। ये तो कोई भी पंपिंग सेट, अच्छा गांव जहाँ ही विद्यालय होते हैं, ग्रामीण परिवेश होता है, कहीं भी एक पंपिंग सेट मंगवा के लगवा देते, एक दिन चलवा देते, तो ये स्थिति तो नहीं दिखती कम से कम।
लेकिन ये मौके पे कह लीजिए कि स्थानीय स्तर पे प्रधानाचार्य या जो जिम्मेदार अधिकारी है उनमें स्व विवेक का अभाव रहा, जिसके कारण ये दृश्य दिख रहा है। इस पे हम आप चर्चा कर रहे हैं जी। अब हर जगह विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव मुफ्त पानी निकलवाने जाएंगे नहीं। ये अधिकारियों का स्वयं भी कुछ विवेक होना चाहिए। ये बता रहा है कि उनका स्वयं का विवेक शून्य है। दूसरा विषय जो आपने एक अंडरपास का दिखाया, देखिए अंडरपास में जहाँ जहाँ अंडरपास होते हैं ऐसी स्थितियाँ सामान्य है कि जब बरसात होती तो अचानक वहाँ पानी भर जाता है, फिर धीरे धीरे पानी निकल जाता है। जहाँ आवागमन का प्रेशर ज्यादा रहता है वहाँ कहीं कहीं पंप लगाए जाते हैं। जैसे लखनऊ में यहाँ पंप लगाया गया है आपका मवैया अंडरपास के नीचे, लेकिन सारे अंडरपासों के नीचे तो सरकार पंप नहीं लगा सकती। जहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है पब्लिक का वहां तो अंडरपास के नीचे पंप लगाया जाता है जी। तो वो नीचे चूंकि अंडरपास है वहां नीचे है, अंडरपास में पानी भर गया, वही उसी की आप फिल्म दिखा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए बरसात में कहीं पानी रुक जाना, कहीं पानी भर जाना, अब इसके लिए आप अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए केवल मानस जी सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम आप जनसंख्या का बढ़ता दबाव सब जिम्मेदार है जी। हमने कोई तालाब, कोई बाग, कोई कुआं, कोई बावड़ी छोड़ी नहीं है जिसको हमने काट के टाउनशिप न डेवलप कर डाली हो। कि ये जो ऊपर से पानी बरसेगा ये सीवरों से नहीं सरकने वाला है। इसके लिए कुएं, बावड़ी, तालाब थे जो इनको सोखते थे और फिर नीचे का हमारा जल स्तर ठीक करते थे। हमने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने इधर के विकास में। आप ही जहाँ पैदा हुए होंगे, जिस जिले में, जिस गांव में, अगर वहाँ आपके पैदा होते समय 10 तालाब रहे होंगे तो आज एक ना ढूंढे मिलेंगे। ये हर जिले का किस्सा है, कोई मैं एक जिले किस्सा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कुछ जितने लेकिन विवेक जी अंडरपास जब बन रहा है, आपने कहा कि ऐसी जगहों पर जहां आबादी क्षेत्र का ज्यादा आवाजाही होती है वहां निकास की व्यवस्था होती है। जब ये अंडरपास जब बने होते हैं, और एक अंडरपास नहीं सैकड़ों अंडरपासों की आज यही स्थिति है। अगर ये 2 महीने के बरसात का वक्त है, 3 महीने बरसात का वक्त है, अगर वहां व्यवस्था नहीं है तो बच्चे घर पर बैठ जाएं, वो स्कूल जाना छोड़ दें। बहराइच की जिस रेतिया धर्मपुर की हम बात कर रहे हैं, वहां अगर 15 अगस्त इतने जल भराव में बच्चे वहां पर ध्वजारोहण करने गए हैं। देखिए आवाज थोड़ा सा कट रही है, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही आपको? मेरी आवाज विवेक जी आपको नहीं मिल पा रही? नेटवर्क आप क्या दिक्कत हो रही? स्टूडियो से प्रॉब्लम है आवाज। चलिए हम अपने साथियों से कह रहे हैं कि मेरे यहां से अगर आवाज नहीं जा रही तो उसको ठीक करेंगे। लेकिन मेरा सवाल विवेक जी कि अगर क्या बच्चे, अगर बरसात का समय है तो ये बच्चे घर बैठ जाएं, तब तक 2 महीने 3 महीने पढ़ाई का इनका क्या होगा? बहराइच के धर्मपुर की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर एक दिन की ये तस्वीर है तो बाकी 2-3 महीने यहां जल भराव होगा। उस दौरान, उस समय काल में बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? अगर व्यवस्थाएं अगर नहीं ठीक की जाएंगी तो बच्चे 3-4-5 महीने घर बैठ जाएं क्या? जब तक बरसात रहेगी, जब तक जल भराव रहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था या उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्कूल क्यों विस्थापित किया जाए? ये बच्चे जल भराव में हर वर्ष यही स्थिति रहती है। नाना जी आज दिक्कत है आपके मनोहर जी मान ही नहीं रहे, कह नहीं, हम बोले कि बिना मानेंगे नहीं। स्टूडियो आवाज सही करा लीजिए मनोज जी अपनी। चलिए हम अपने साथियों से कह रहे हैं मेरी आवाज जो है कुछ नेटवर्क की समस्या है, मेरी आवाज जो है हमारे पैनलिस्ट को नहीं मिल पा रही है। क्या अब मेरी आवाज विवेक जी आपको मिल पा रही है? मनोज जी पहले स्टूडियो से अपनी आवाज सही कराइए, आपकी आवाज हमारे अलावा सब किसी को नहीं आ रही है। विवेक भैया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडियो का भी खराब है। अब उसका किसके ऊपर ठीक रहा, जरा पूछिए उनसे। नाहिद जी आपको आवाज मिल पा रही है? सरकार वालों की आवाज चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चर्चा करते हैं। कुछ आवाज का व्यवधान उसको तब तक हम ठीक कराते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से जनहित में आपका स्वागत है और हम बात करें शिक्षा की आस और टूटता विश्वास और सीधे चर्चा का रुख करें। हमारे साथ मोहम्मद साजिद जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। मोहम्मद साजिद जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। मोहम्मद साजिद जी, जो आज हमने तस्वीरें दिखाई, हालांकि विवेक जी को कुछ आवाज का व्यवधान था और वो सही से जवाब नहीं दे पाए और वो कह रहे थे कि अगर ये तकनीकी व्यवधान है इसमें भी सरकार दोषी है, लेकिन इस तकनीकी व्यवधान तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखाते हैं विवेक जी, वो वर्षों, महीनों, वर्षों और 10 वर्षों के बाद भी अगर वैसी तस्वीरें रहती हैं तो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन साजिद जी, हम बात आज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आजादी के 80वें वर्ष में हम स्कूलों की ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, कहीं बच्चे जो है कमर भर पानी में जलमग्न होकर 15 अगस्त अगर मना रहे हैं, तो ये तस्वीरें 79 वर्षों के बाद शिक्षा पर हमने क्या खर्च किया, क्या इन्वेस्ट किया, और इन तस्वीरों के लिए आज भी हम किसको दोषी माने? देखिए मनोज जी, दोषी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होते हैं और जिम्मेदार वही होते हैं जी जो जनता के बीच जाते हैं, लंबे चौड़े वायदे करते हैं जी, और फिर वोट लेने के बाद जी जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो कहते हैं इसकी समस्या का भी समाधान हम करेंगे, हाँ ऐसा भी हम करेंगे। जी, तो कौन करेगा इसके अलावा? अच्छा, कोई 1 साल 2 साल का समय नहीं हुआ है, 12 साल हो गए। 10 साल में आप 2 साल में विश्व शक्ति बनने की बात कर रहे थे और 12 साल का समय हो गया, 9 साल प्रदेश में हो गए जी। डबल इंजन की बात हो रही थी, लेकिन जुड़ गए हैं कई इंजन। मेयर भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, नगर पंचायतों में भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, तो कई इंजन हैं। तो कई इंजनों को इसलिए नहीं चुना गया था कि आप आपस में ही टकराते रहें, हाँ, इसलिए चुना गया था कि आप विकास करेंगे जी। जब कहीं स्कूल बनता है तो बाकायदा जो डीपीआर होती है या किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वो उसमें सारी चीजें ये होती हैं कि अगर यहाँ कभी बारिश आई तो कितना ऊंचा रहेगा, कभी ये स्कूल डूबे नहीं, कभी ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त ना हो, पानी आ जाए तो इसकी नींव खराब ना हो, और ये तक होता है कि जो ओवरब्रिज बनते हैं नदियों के ऊपर या कोई बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है तो वहां उसकी धारा किस तरफ बहेगी अब से 20 साल बाद, कहीं ऐसा ना हो पूरा पुल ले जाए ये। इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है बाकायदा, और वो डिपार्टमेंट जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो डिपार्टमेंट उसको बाकायदा उसके डिपार्टमेंट के जो अफसर है, टेक्निकल टीम है, जो टेक्निकल विंग है, वो जाके उस पर जांच पड़ताल करती है। उसके बाद वो उसको अनुमति देती है कि हाँ यहाँ ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे नहीं बनता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं, गंगा एक्सप्रेस वे है यूपी का, जो बीएसपी सरकार में अफसरों ने पहले डीपीआर बनाई और वो गंगा के करीब था, जिसकी वजह से उसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट किया, और वही गंगा एक्सप्रेस वे दूसरी सरकार में अफसरों ने उसकी एक दूरी जो मानक था उस दूरी के साथ साथ से उसको वो किया और वो फिर गंगा एक्सप्रेस वे बना। हालांकि वो भी धंसने लगा है जगह जगह, वो अभी परसों धंसा है एक जगह, और एक कानपुर एक्सप्रेस वे है वो भी धंस रहा है। तो देखिए, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे स्कूल हो या और सरकारी भवन हो, कहीं ना कहीं उनमें इतनी कमीशन का खेल है, चाहे मिड डे मील है। आप आए थे कि हम जो है वो हर बच्चे को गरीबी चप्पलों से जो है चप्पल के साथ हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में सफर करेगा, आप तो हथकड़ियों के साथ आ रहा है हवाई जहाज से जी। जब अमेरिका से अभी उन्होंने ऐसे इंपोर्ट किए जैसे कोई कैदी अपराधी हो, और वहां से तो आए ही आए, जब वो हिंदुस्तान की सरजमी पे उतरे तब भी उनके हाथ बेड़ियां पड़ी हुई थी पैरों में और हाथों में। तो देखिए पूरी दुनिया में किस तरीके से हम कितने नीचे अपमानजनक स्थिति में देखे जा रहे हैं। और शिक्षा का आपने स्कूल इतने बंद कर दिए, स्कूल बंद करने के बाद आपने शुरू तो कराए नहीं, आप कम से कम उनकी जगह में और बेहतर एजुकेशन सिस्टम लाते। आप एजुकेशन सिस्टम लाए नहीं, आपने स्कूल नए शुरू कराए नहीं, आपने उनको बंद कराना शुरू कर दिया। अब जो बचे हैं उनमें भी अब पीलीभीत जिला पड़ता है, वहां बाढ़ ऐसी आती है पूरे जिले के स्कूल बंद हो जाते हैं। तो कभी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो तो बंद नहीं होते, कलेक्ट्रेट में पानी क्यों नहीं आता, कभी जो है तहसीलों में पानी क्यों नहीं पहुंचता, लेकिन ऐसी जगह स्कूल ही बंद होंगे। स्कूल वैसे भी बंद होंगे क्योंकि आप चाहते नहीं कि देश का बच्चा पढ़े लिखे, पढ़ेगा
फिर आप उसकी परीक्षाएं होंगी तो आप उसको रद्द करा देंगे, उसके पर्चे लीक करा देंगे, जब पढ़ेगा तो रोजगार की डिमांड करेगा। तो इसलिए वो केवल ऐसे ही रहे और हमारी सुनता रहे, हम जो कहें वो लड़े हमारे कहने पे, हमारे वजह हमारे उस पर इस्तेमाल हो। तो देखिए किस तरीके से आप युवाओं को बरगला रहे हैं, बच्चों को, देश का जो भविष्य, उनको खुद का भविष्य खत्म कर रहे हैं। आप देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपकी बात और ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि स्कूलों में पानी भरना, मिड डे मील की स्थिति, स्वास्थ्य, मिड डे मील हो या ये स्थितियां हो, ये सभी स्थितियां, नाहिद जी के पास हम आ रहे हैं। नाहिद जी, अगर आजादी के कल हमने 80वां वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस का मनाया, कल हम जब बात कर रहे थे इन 80-79 वर्षों की यात्रा की, जब हम बात कर रहे थे, शिक्षा हमारा उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है। वो हमारा शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है कितना मजबूत है, कितना हम अब इस यात्रा में अब तक हम कितनी बेहतर व्यवस्था हम शिक्षा की दे पाए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज जब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी साजिद जी कह रहे हैं कि तमाम ऐसी कार्यालय, ऑफिस और ये ऐसी जगह बने होते हैं जो अब पानी में नहीं डूबते हैं। आखिर ये विद्यालय पानी में क्यों डूब गए हैं और इनके लिए जब बनाते वक्त ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई या क्यों नहीं देखा गया कि यहाँ जल भराव हो सकता है, और अगर जल भराव हुआ भी है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए कि 2-2.5 महीने, 1.5 महीने जब तक जल भराव रहेगा या जब तक रास्ता ठीक नहीं होगा तब तक बच्चे घर पर बैठ जाएं? ये कैसी व्यवस्था होगी? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि जो शिक्षा किसी भी देश को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा अंग है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो प्राइमरी एजुकेशन होती है जो किसी बच्चे की फाउंडेशन को मजबूत करती है। जब आपके मकान का पहली ही नींव कमजोर होगी तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश के बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे। हमारे देश के बच्चे सिर्फ कावड़िया बन के डंडा चलाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जब उनकी शिक्षा व्यवस्था ही प्रॉपर नहीं है, जो फाउंडेशन ही कमजोर है। अभी उसी जगह जब प्राइवेट स्कूल होता है तो आप 1-1 रुपया हम जमीन दे देते हैं उनको और वो गरीब घर के बच्चों को नहीं लेते हैं, जबकि RTE एक्ट आने के बावजूद भी स्कूलों में जाकर के हम लोग को दबाव बनाना पड़ता है, नहीं तो फर्जी नाम लिखे बैठे रहते हैं। और ऊपर से उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब कह दिया जाए कि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई, अरे भैया किसने रोका है कि जनसंख्या बढ़ रही, तो आप जनसंख्या नियंत्रण के तमाम जो है स्वास्थ्य विभाग में योजनाएं हैं, क्यों नहीं आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई पॉलिसी बनाते कि भैया 2 बच्चों से ज्यादा अगर तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या वो रेल यात्रा करेगा तो इसमें इतना टिकट पड़ेगा, घर के मारे खुद ही आदमी परिवार सीमित कर लेगा। लेकिन ये ठिकरा तो नहीं फोड़ा जा सकता कि जनसंख्या ज्यादा है तो क्या करें। नॉर्मल वे में आज मैंने देखा जो किसी चैनल पे नहीं जाता, हमारे बाराबंकी के तमाम गांव क्षेत्र के जो सहयोगी लोग रहे वो झंडारोहण कर रहे थे, उन्होंने तो झंडारोहण और लड्डू बांटने की फोटो डाली और हम ये देख रहे थे कि स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल की सीढ़ी होती उसके नीचे इतनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, ये आज तो उगी नहीं होगी, वो उसी में बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ABSA का क्या काम है? हम कहते हैं हर चीज में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं आता, लेकिन वो कंट्रोल तो किया जाता है ना। ABSA की क्या ड्यूटी है, वो क्यों नहीं निरीक्षण करने जाता है? BSA क्यों नहीं उनसे मंथली रिपोर्ट लेते कि भैया आपके क्षेत्र के स्कूल की क्या दिशा चल रही है? आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है। अगर बच्चे को मीना की कहानी जो है सुनानी होती, उस पर भी टीचर रेडियो लिए बैठी रहती हैं, तो क्या आपके पास ऐसा मानक नहीं है कि आप देख सकें एक अपने कार्यालय में बैठे बैठे कि जिले के स्कूल कैसे चल रहे हैं? तो ये सब कहने की बात है। हम ये नहीं कहते कि जैसे जो प्रवक्ता लोग आते हैं कि तो क्या मुख्यमंत्री चले जाएं। हम मुख्यमंत्री को इसलिए थोड़ी बनाए हैं कि वो जाके स्कूल का मुआयना करे। मुख्यमंत्री को पूरा कैबिनेट दिया गया है, पूरा तंत्र दिया गया है कि आप प्रशासनिक अधिकारियों से काम लो। ये नहीं हम तो डिमांड करते कि मुख्यमंत्री डंडा लेके जगह जगह घूमने लगे कि भैया स्कूल बंद क्यों है। ये आम डिबेट का फैशन हो गया, लेकिन लोग नहीं जाते कि आपकी कंट्रोलिंग क्या, आप क्या उस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप स्कूल बंद करने ठीक है नाहिद जी, हम जवाब ले लेते हैं।
जवाब ले लेते हैं नाहिद जी। लगातार बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कितने स्कूल का बैंक मर्जर को हम लोग सुन रहे थे, लेकिन ये नहीं सुना था स्कूल मर्जर। स्कूल मर्जर का अगर आप ये कहते हैं कि उस स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो जरूर कोई कारण होगा, इसलिए नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, सवाल आपसे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और नाहिद जी जवाब ले लेते हैं। आपने नाहिद जी कांवड़ियों का जिक्र किया कि कांवड़िए डंडा लेंगे, कांवड़िए डंडा लें या मुहर्रम में जुलूस के नाम पे हुड़दंग कोई मचाए, इसकी बात ही नहीं है। यहाँ शिक्षा की हम जब बात कर रहे हैं तो अगर कड़ियां बनी हुई, कड़ियां अगर जो बनी हुई हैं और हर एक को जिम्मेदारी दी गई है और जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर जब कड़ियां सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं, विवेक जी जब सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन सिर्फ मुख्यमंत्री करेगा या ऊंचे बैठे अधिकारी करेंगे? नीचे के अधिकारी अगर अपना काम ठीक से करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो फिर ये तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी, नहीं तो ऐसी ही तस्वीरें रहेंगी। नीचे के अधिकारियों को पनिशमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती विवेक है, जी आप एक्शन लेने की भी तो कोई नहीं। नाहिद जी आपकी बात आ गई, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी मैं सबकी बात का जवाब देता हूँ। नाहिदा जी का दर्द जुबान पे आ गया। नहीं मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं उसका जवाब दे देता हूँ जी। कांवड़ियों का तो नजर आया, कभी मुहर्रम में चेल्लों में छापा करते लोगों को भी, इसीलिए मैंने कहा वो विषय ही नहीं है विवेक जी, वो विषय नहीं करनी चाहिए, धार्मिक वो विषय ही नहीं है। नहीं मैंने इसीलिए पहले कह दिया, इसीलिए विवेक जी पहले कह दिया वो विषय ही नहीं है। चेल्लों में रोड बंद कराने का, मुहर्रम में रोड बंद कराने, उस पर कोई चर्चा करती है? आप बात सुन ही नहीं रहे। विवेक जी विषय मैंने इसीलिए कहा वो दोनों विषय है ही नहीं। यहाँ शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। विवेक जी देखिए जो विद्यालय बंद करने की बात थी वो एकल विद्यालय की थी, जिनकी संख्या 30 से कम है, एक टीचर वहां पढ़ा रहा था, उसकी बात थी। और फिर कंपोजिट विद्यालय बनाने की बात थी, विषय जिसपे हम आप चर्चा करें। जो 2 दृश्य आपने दिखाए मैंने उस पर बात की। एक विद्यालय जहां पानी भरा है, अगर वो बाढ़ का डूब क्षेत्र नहीं है, मंडला के जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो इतना जर्जर है, झोपड़ी नुमा है, उसमें बच्चे अपने अब जान जोखिम में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भैया उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात, जहां तक मेरी जानकारी है सारे विद्यालय पक्के भवन में तब्दील हो चुके हैं। कैसे विद्यालय ये खपड़ेल में चल रहा, मुझे इसी पे आश्चर्य है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर वो डूब का क्षेत्र नहीं है तो जो भी हमारे मोहम्मद साजिद जी कह रहे थे कि बिल्डिंग बनने के एक नियम होते हैं, वो स्पष्ट नहीं कर पाए उसको। उसका नियम ये होता है कि हर जिले में जो निकटवर्ती नदी होती है, आपने सुना होगा कि फला नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, फला नदी खतरे के निशान से नीचे चल रही। वो जो खतरे का निशान होता है उस निशान को हम बाकायदा नाप करके लाते हैं, जहां बिल्डिंग बनानी होती है उसी लेवल पे हम उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। होता क्या है, ठेकेदार करता क्या है अपने कंस्ट्रक्शन विवेक जी हालांकि हमारी चर्चा में व्यवधान हुआ, समय सबको प्रॉपर नहीं मिल पाया, कुछ सवाल और भी हमारे थे उनका जवाब नहीं ले पाए, लेकिन अब हम माफी के साथ आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बार बार हमें कमांड मिल रही है कि अब चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ व्यवधान जरूर आया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माफी के साथ धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी मेहमानों को इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बच्चों की अगर आस ये है कि उनको शिक्षा ग्रहण करनी है तो प्रशासन को भी, हमारे शिक्षा तंत्र को भी उन बच्चों के लिए रास्ता भी देना होगा, स्कूल में बुनियादी सुविधाएं भी देनी होंगी। और अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को ये तस्वीरें ना आए, इस पर भी काम करना पड़ेगा, तभी ये तस्वीरें सुधरेंगी और व्यवस्था सुधरेगी, शिक्षा तंत्र हमारा बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं